गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने परमेबिलिटी एंड सीपेज से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम देखेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस एंड कॉम्पैक्शन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिलरी वाटर इन सोइल। ए है कॉज नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर, सेकंड है रिड्यूस इफेक्टिव स्ट्रेस, थर्ड है इंक्रीज बियरिंग कैपेसिटी, फोर्थ है रिड्यूस बियरिंग कैपेसिटी। ए ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है फर्स्ट एंड फोर्थ, सी है सेकंड एंड थर्ड, डी है सेकंड एंड फोर्थ। मतलब इनमें से कौन सा करेक्ट है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कैपिलरी वाटर क्या होता है। अगर हम कैपिलरी वाटर की बात करें तो अगर ये 1-1 सेक्शन है तो 1-1 सेक्शन पे जो पोर वाटर प्रेशर आता है यानी उसको हम यूं से डिनोट करते हैं, तो वो क्या आएगा, इसकी डेप्थ को H1 मान ले, इसकी डेप्थ को H2 मान ले। तो पोर वाटर प्रेशर 1-1 सेक्शन के लिए क्या आएगा, -γW/H1। ठीक है। और अगर हम सेक्शन 2-2 की बात करें, सेक्शन 2-2, तो यहाँ पे जो कैपिलरी वाटर की वजह से जो पोर वाटर प्रेशर आएगा वो आएगा 0। तो ये ध्यान रखना है। तो यानी जो कैपिलरी वाटर है उसकी वजह से जो पोर वाटर प्रेशर आता है वो नेगेटिव आता है। अगर हम इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करें तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। अगर ये वैल्यू पुट करें तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से क्या आ रहा है कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो क्या है, इंक्रीज हो रहा है। किस केस में, अगर कैपिलरी वाटर हम कंसिडर कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट रहेगा जो फर्स्ट गिवन है कॉज नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर, एंड सेकंड है रिड्यूस इफेक्टिव स्ट्रेस, तो जो रॉन्ग है। थर्ड है इंक्रीज बियरिंग कैपेसिटी, तो जो बियरिंग कैपेसिटी है सोइल की वो किस पे डिपेंड करती है, इफेक्टिव स्ट्रेस पे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है तो उसकी बियरिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। तो थर्ड वाला करेक्ट है। फोर्थ है रिड्यूस बियरिंग कैपेसिटी, तो ये रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट रहेगा फर्स्ट एंड थर्ड। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है इसके लिए ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following occur when water table arise above ground level? A है equal increase in pore water pressure and total stress, B है equal increase in pore water pressure and total stress, C है decrease in pore pressure but increase in total stress, D है increase in pore pressure but decrease in total stress। तो हम देखते हैं कि जो टोटल स्ट्रेस है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, पोर वाटर प्रेशर है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर यहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल है, इसकी वैल्यू H1 है, इस लेयर की वैल्यू H2 है। यहाँ पे जो यूनिट वेट आ रहा है सैचुरेटेड, यहाँ भी क्या है सैचुरेटेड। ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें टोटल स्ट्रेस की तो 1-1 सेक्शन के लिए टोटल स्ट्रेस क्या आ जाएगा, गामा सैचुरेटेड, सिग्मा से डिनोट करते हैं, गामा सैचुरेट इंटू H1 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू H2। अगर पोर वाटर प्रेशर की हम बात करें तो पोर वाटर प्रेशर क्या आ जाएगा, गामा W इंटू H1 प्लस गामा W इंटू H2। और इफेक्टिव स्ट्रेस क्या आ जाएगा, सिग्मा बार इज इक्वल टू सिग्मा माइनस म्यू, मतलब गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W इंटू H1 प्लस H2। गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W क्या होता है, गामा सबमर्ज H1 प्लस H2। तो ये वैल्यू आ जाएगी अगर इस तरीके से वाटर टेबल हो। इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो वाटर टेबल लेवल है वो ग्राउंड लेवल से अबव है, यानी इसमें बताया जा रहा है कि
अगर यहाँ पे ग्राउंड लेवल है, जो 1 सेक्शन है वो ग्राउंड लेवल है और इससे अबव हम इंक्रीज़ कर रहे हैं वाटर लेवल को, यहाँ तक अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं जिसकी हाइट S3 मान लेते हैं, तो इस केस में इफ़ेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर पे क्या इफ़ेक्ट होगा। तो देखिए जो सोइल है वो यहाँ तक ही है, ग्राउंड लेवल तक है, उसके अबव ओनली क्या है, यानी जो वाटर है, और वाटर के लिए जो यूनिट वेट आएगा वो क्या आएगा, गामा डब्लू। अगर टोटल स्ट्रेस की बात करें सेक्शन 1 के लिए, तो इसके लिए देखें क्या आएगी वैल्यू, सिग्मा इज इक्वल टू गामा डब्लू H3, क्योंकि यहाँ सेचुरेटेड नहीं होगा। उसके बाद में गामा सेचुरेटेड इंटू H1 प्लस गामा सेचुरेटेड इंटू H2, ठीक है। इसी तरीके से अगर पोर वाटर प्रेशर की हम बात करें 1 सेक्शन के लिए, एट 1 सेक्शन, तो वो क्या आ जाएगा, गामा डब्लू H3 प्लस H1 प्लस H2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो टोटल स्ट्रेस और जो पोर वाटर प्रेशर में इंक्रीमेंट हो रहा है वो सेम क्वांटिटी से हो रहा है। अगर हम इफ़ेक्टिव स्ट्रेस की बात करें तो इफ़ेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा माइनस म्यू। तो इसमें क्या है, ये वाली क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यानी जो इफ़ेक्टिव स्ट्रेस आता है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है अगर हम अबव ग्राउंड लेवल वाटर लेवल को इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सोइल प्रेजेंट नहीं होती और जो यूनिट वेट आएगा वो क्या आएगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो इस वजह से जो इफ़ेक्टिव स्ट्रेस आएगा उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। बट अगर हम पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस की बात करें तो ये दोनों ही क्या हो गए, इंक्रीज़ होंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है इक्वल इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस। तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। पोर वाटर प्रेशर एंड जो टोटल स्ट्रेस है उसमें क्या है, इक्वल इंक्रीमेंट होगा और जो इफ़ेक्टिव स्ट्रेस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फुली सेचुरेटेड कैपिलरी जोन ऑफ थिकनेस 2 मीटर एग्जिस्ट above water table in fine silty sand deposit. What is pore pressure at 1.5 meter above the water table? A है 5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, B है -15 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, C है -5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, D है 15 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैपिलरी जोन गिवन है, इस तरीके से सोइल मास में लेयर है, यहाँ पे वाटर टेबल लेवल है, इससे अबव जो जोन है उसमें क्या है, कैपिलरी वाटर है। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इसकी जो थिकनेस गिवन है वो है 2 मीटर और पूछा गया है कि वाटर टेबल लेवल से 1.5 मीटर डेप्थ पे पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं कि अगर इस सेक्शन की बात करें 1 सेक्शन की, तो इसके लिए पोर वाटर प्रेशर क्या आ जाएगा, नेगेटिव होगा। वैल्यू क्या होगी, गामा डब्लू इंटू ये जो थिकनेस है वो कितनी है 2, ठीक है। अगर हम 1.5 मीटर के लिए बात करें तो इसके लिए क्या आ जाएगा, अगर यहाँ सेक्शन 2 कंसीडर करें तो U22 क्या आ जाएगा, माइनस गामा डब्लू इंटू 1.5। अगर सेक्शन 3 की बात करें तो इसके लिए म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब देखिए जो यूनिट वेट वाटर वो क्या है 9.81 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए, तो -10 इंटू 1.5 यानी -15 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर जो आंसर गिवन है वो अगर पॉइंट्स में है तो आप 9.81 से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अभी हमें दिख रहा है कि डायरेक्ट वैल्यू आ रही है तो इसको हम एज 10 कंसिडर कर लेंगे अप्रोक्सीमेटली। तो वैल्यू आ गई अपने पास -15 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाटर लेवल इन लेक इज 5 मीटर अबव द बेड, सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, देन इफेक्टिव स्ट्रेस एट 5 मीटर डेप्थ बिलो द लेक बेड इज, ए है 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बी है 75 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सी है 100 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डी है 150 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन के लिए देखिए, क्वेश्चन में गिवन है कि जो वाटर लेवल है लेक में वो क्या है, लेक के बेड से 5 मीटर अबव तक है, यानी अगर इसका डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके से होगा। ये लेक का बेड है, ठीक है। इसके बाद में गिवन है हमें कि जो इसमें सैचुरेटेड यूनिट वेट आ रहा है गामा सैचुरेटेड, वो है 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, और पूछा गया है इफेक्टिव स्ट्रेस एट 5 मीटर डेप्थ बिलो द लेक बेड। लेक बेड है इससे बिलो 5 मीटर डेप्थ पे, मतलब यहाँ पे अगर सेक्शन 1 मानते हैं तो यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में पोर वाटर प्रेशर इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। अगर टोटल स्ट्रेस की हम बात करें 1 सेक्शन पे तो ये क्या आ जाएगा, सैचुरेटेड इंटू डेप्थ 5 मीटर माइनस गामा डब्लू इंटू 5। सैचुरेटेड 20 है और गामा डब्लू अप्रोक्सीमेटली हम 10 कंसिडर करते हैं, तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू आ जाएगी 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफेक्टिव स्ट्रेस इज, ए है द स्ट्रेस एट पार्टिकल्स कॉन्टैक्ट, बी है ए फिजिकल पैरामीटर दैट कैन बी मेजर्ड, सी है इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ ए फंक्शन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ फंक्शन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अगर इसकी मेजरमेंट की बात करें तो इफ़ेक्टिव स्ट्रेस है वो कभी भी डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसको हम टोटल स्ट्रेस एंड जो पोर वाटर प्रेशर आता है उसके डिफरेंस से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एट ए डेप्थ ऑफ 5 मीटर बिलो द टॉप लेवल ऑफ वाटर इन स्विमिंग पूल आर रेस्पेक्टिवली, ए है 0 and 0, बी है 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 0, सी है 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डी है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल स्ट्रेस एंड इफेक्टिव स्ट्रेस बताना है। कोई स्विमिंग पूल है जिसका बेड यहाँ है, जो वाटर लेवल है वो है 5 मीटर तक। इसके लिए पूछा गया है सिग्मा एंड सिग्मा डैश। तो देखिए सिग्मा एंड सिग्मा डैश की अगर हम बात करें तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे सोइल नहीं है ये ध्यान रखना है, तो सिग्मा क्या होगा गामा डब्लू इंटू इसकी डेप्थ 5, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 5 × 10 यानी 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ देख एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वो यूनिट में है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे।
सिग्मा डैश की बात करें तो सिग्मा डैश इज इक्वल टू क्या आता है, सिग्मा माइनस म्यू। और म्यू की बात करें, पोर वाटर प्रेशर की बात करें तो वो भी क्या आएगा 5 इंटू गामा डब्लू, 5 इंटू 10 यानी 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा वो क्या आ जाएगा 50 माइनस 50 यानी 0। तो इफेक्टिव स्ट्रेस तो इस केस में 0 होगा, बट जो टोटल स्ट्रेस आएगा वो आएगा 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर इसको हम केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा, टोटल है 0.5 एंड इफेक्टिव है 0। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द flow net with 30 meter water depth consists of 25 potential drop and 5 flow channel. The coefficient of permeability is 0.03 mm per second. Then discharge per meter length is A है 0.0018 मीटर क्यूब पर सेकेंड, B है 0.0045 मीटर क्यूब पर सेकेंड, C है 0.18 मीटर क्यूब पर सेकेंड, D है 0.1125 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ पे हमें टोटल डिस्चार्ज बताना है फ्लो नेट के लिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जो टोटल डिस्चार्ज आता है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, Q इज इक्वल टू KH NF अपॉन ND। ठीक है, K क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, H क्या है वाटर डेप्थ, NF क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लो चैनल और ND क्या है नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। तो जो क्वेश्चन में हमें H की वैल्यू गिवन है वो है 30 मीटर, NF यानी नंबर ऑफ फ्लो चैनल जो हमें गिवन है वो है 5, ND नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, जो क्वेश्चन में है पोटेंशियल ड्रॉप एक ही चीज़ है तो ये हमें गिवन है 25। और अगर K की बात करें कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी तो ये है 0.03 mm पर सेकेंड। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0.03 इंटू 10 के पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे 0.03 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू H है 30, NF की वैल्यू है 5, ND की वैल्यू है 25। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0.018 इंटू 10 की पावर माइनस 3 यानी 0.00018 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एक Q की वैल्यू आ गई। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वाटर टेबल राइज अप टू ग्राउंड सरफेस देन A है इफेक्टिव स्ट्रेस इज रिड्यूस ड्यू टू डिक्रीज इन टोटल स्ट्रेस, B है इफेक्टिव स्ट्रेस इज रिड्यूस ड्यू टू इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर बट टोटल स्ट्रेस डज नॉट चेंज, C है टोटल स्ट्रेस इज रिड्यूस ड्यू टू इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर, D है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हम डायग्राम से देखते हैं। कोई सॉइल मास है उसमें इस तरीके से लेयर है, H1 H2। पहले यहाँ पे क्या है वाटर टेबल है। तो इस केस में देखिए अगर हम सिग्मा की बात करें तो सिग्मा क्या आएगा, यहाँ के लिए अगर हम देखते हैं तो सिग्मा क्या आ जाएगा, सिग्मा क्या है टोटल स्ट्रेस। अगर ये गामा सैचुरेटेड है ये भी गामा सैचुरेटेड है तो वैल्यू क्या आ जाएगी गामा सैचुरेटेड इंटू H2 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू H1। पोर वाटर प्रेशर की हम बात करें तो वो क्या आ जाएगा 1 सेक्शन के लिए 0 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर 2 सेक्शन की बात करें
सॉरी देखिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये जो सेक्शन गिवन है इसके लिए गामा सेचुरेटेड हो, ये हो सकता है ड्राई हो या बल्क हो, वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है। बट वाटर टेबल से बिलो जो सोइल होती है वो गामा सेचुरेटेड होगी और उससे अबव जो आएगी वो या तो बल्क होगी या फिर ड्राई होगी। तो ये तो आ रहा है अपने पास 1-1 सेक्शन पे। अगर 2-2 सेक्शन की हम बात करें तो सिग्मा 2-2, जब वाटर टेबल क्या है 2-2 सेक्शन पे हो तो इस केस में देखिए टोटल स्ट्रेस क्या आ जाएगा, गामा सेचुरेटेड इंटू H1 एंड जो पोर वाटर प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, गामा W इंटू H1। अगर ये जो वाटर टेबल है ये राइज होकर सेक्शन 1-1 पर आ गया, यहाँ तक वाटर टेबल है, तो इस केस में चेंज क्या आएगा कि जो गामा 1-1 है वो क्या आ जाएगा, गामा सेचुरेटेड इंटू H2 प्लस गामा सेचुरेटेड इंटू H1, और जो म्यू 1-1 है वो क्या आ जाएगा, गामा W इंटू H1 प्लस H2। तो यहाँ से देख सकते हो कि जो पोर वाटर प्रेशर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, और सिग्मा डैश यानी जो इफेक्टिव स्ट्रेस आता है वो क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सोइल विच परमिट्स वाटर टू परकोलेट थ्रू इट नोन एज, ए है मॉइस्चर कंटेंट, बी है परमेबिलिटी, सी है कैपिलरिटी, डी है नन ऑफ दीज। तो इसको हम बोलते हैं परमेबिलिटी। परमेबिलिटी बी ऑप्शन इज करेक्ट। परमेबिलिटी क्या होता है, परमेबिलिटी होता है सोइल पोर्स के थ्रू वाटर का फ्लो होना, क्या होता है, परमेबिलिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड इज रिड्यूस्ड टू 60% एंड 90% respectively. If other things remain constant then coefficient of permeability is A है increase by 25%, B है increase by 50%, C है increase by 33.3%, D है decrease by 33.3%। तो जब हम परमेबिलिटी का डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है वो टेम्परेचर से किस तरीके से अफेक्ट होती है, यानी अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी भी क्या है, इंक्रीज़ होती है। तो सबसे पहले तो हमारे ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इंक्रीज्ड आएगी, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो जो विस्कोसिटी है और जो यूनिट वेट है वो रिड्यूस हो जाता है। यानी अगर विस्कोसिटी जो म्यू 1 है वो म्यू है एंड जो यूनिट वेट है गामा 1 वो अगर गामा है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो म्यू 2 आएगा वो किसके इक्वल है, तो म्यू 2 और जो गामा W है उसमें क्या चेंज आएगा, विस्कोसिटी है वो 60% से रिड्यूस हो रही है और जो यूनिट वेट है वो 90% से रिड्यूस हो रहा है। यानी म्यू 2 की वैल्यू क्या आ रही है, 0.6 म्यू, और जो यूनिट वेट है वो क्या है, 0.9। तो यहाँ से देखिए के क्या आता है, के प्रोपोर्शनल टू यूनिट वेट अपॉन विस्कोसिटी, ठीक है। यानी K1 यूनिट वेट 1 और विस्कोसिटी 1। K2 हमें कैलकुलेट करना है, तो K2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू आ जाएगा गामा 2 अपॉन म्यू 2 इंटू गामा 1 अपॉन म्यू 1। वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। गामा 2 की वैल्यू आ रही है वो है 0.9 गामा अपॉन म्यू 2 की वैल्यू है वो है 0.6 म्यू, और इसकी वैल्यू है म्यू एंड गामा। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 0.9 इंटू 0.6 यानी 9/6, 3/2 यानी 1.5।
ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो परसेंटेज इंक्रीमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 50%। अगर परसेंट में हम निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 150% आ गया, यानी 50% इंक्रीज हो रहा है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, और जो विस्कोसिटी है वो 60% से रिड्यूस हो रही है, और जो यूनिट वेट है वो 90% रिड्यूस हो रहा है। तो उस केस में परमेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है 50% इंक्रीज हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर कोहेसिव सॉइल विद इंक्रीजिंग कॉम्पैक्टिव एफर्ट द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ए है इंक्रीज, बी है डिक्रीज, सी है कांस्टेंट, डी है 0। तो अभी हम सॉइल कॉम्पैक्शन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। जब हम कॉम्पैक्टिव एफर्ट इंक्रीज करते हैं तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड ड्राई यूनिट वेट में जो कर्व आता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर ये कर्व फर्स्ट है एंड ये सेकंड है तो इसके लिए जो वाटर कंटेंट आ रहा है उसको W1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकंड के लिए जो वाटर कंटेंट आ रहा है उसको W सेकंड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर ड्राई यूनिट वेट की बात करें, मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट, तो वो क्या है, सेकंड से जो आ रहा है वो उसको सेकंड से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और ये फर्स्ट वाले है। तो यहाँ से देखिए ये कर्व है वो है इंक्रीजिंग कॉम्पैक्टिव एफर्ट। जो W1 और W2 ये जो आ रहा है ये क्या है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 1, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 2। ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम देख सकते हैं कि जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 1 की बात करें तो ये ज़्यादा है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट सेकंड वाले से। अगर ड्राई यूनिट वेट, यहाँ जो ड्राई यूनिट वेट आता है वो मैक्सिमम वाला आता है, मैक्सिमम। तो जो ड्राई यूनिट वेट आ रहा है मैक्सिमम 1 के लिए वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है ड्राई यूनिट वेट जो सेकंड के लिए आ रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब हम कॉम्पैक्टिव एफर्ट को इंक्रीज करते हैं तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या है, डिक्रीज होता है, एंड जो ड्राई यूनिट वेट आता है सॉइल का वो इंक्रीज होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगर दोनों चीज़ें पूछता कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तो रिड्यूस हो रहा है और जो ड्राई यूनिट वेट आ रहा है सॉइल का वो इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ए है ट्राईएक्सियल टेस्ट, बी है स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, सी है कंसोलिडेशन टेस्ट, डी है हाइड्रोमीटर टेस्ट। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। अगर हाइड्रोमीटर टेस्ट की बात करें तो हाइड्रोमीटर टेस्ट को हम यूज़ कर रहे थे टू एनालिसिस द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइन पार्टिकल एंड मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। अगर हम बात करें कंसोलिडेशन टेस्ट की तो इसको हम यूज़ करते हैं 1D कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल को मेज़र करने के लिए। अगर ट्राईएक्सियल टेस्ट की बात करें तो ये क्या है, इससे हम मेज़र करते हैं शियर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रोलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर क्लेई एंड सैंडी सॉइल इज, ए है पेन्यूमेटिक टायर रोलर, बी है सी फुट रोलर, सी है स्मूथ व्हील रोलर, डी है वाइब्रेटरी रोलर। तो सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के कुछ मेथड्स है।
मेथड्स ऑफ कॉम्पेक्शन। तो इसमें हम यूज करते हैं रेमर, रोलर एंड थर्ड इसमें जो आता है वो है टेम्पर्स। जो रेमर एंड टेम्पर है इसको हम यूज करते हैं फॉर ऑल सॉइल इन कन्फाइंड एरिया। अगर एरिया कन्फाइंड है तो उस केस में रेमर एंड टेम्पर को यूज़ करते हैं। अगर रोलर की बात करें तो रोलर को फर्दर क्लासिफाइड किया है इसमें आता है पेन्यूमेटिक टायर रोलर, पेन्यूमेटिक टायर रोलर है, इसको हम ऑल सॉइल्स के ऑल टाइप ऑफ सॉइल, ऑल टाइप ऑफ सॉइल का मतलब कोहेजिव सॉइल एंड कोहेजन लेस सॉइल, यानी इसको हम सैंड एंड ग्रेवल के लिए भी यूज कर सकते हैं और क्ले एंड सिल्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आता है स्मूथ व्हील रोलर। स्मूथ व्हील रोलर को हम यूज करते हैं कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए। स्मूथ व्हील रोलर है, इसको हम ड्रम रोलर भी बोलते हैं। जहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे जो कॉम्पेक्शन के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, वो होता है रोलर। और रोलर में भी वो स्मूथ व्हील रोलर या ड्रम रोलर हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा थर्ड इसमें जो होता है वो है सी फुट रोलर। इसको यूज किया जाता है कोहेजिव सॉइल के लिए। कोहेजिव सॉइल का मतलब सिल्ट और क्ले टाइप की सॉइल के लिए इसको जनरली यूज करते हैं। कहाँ पर यूज किया जाता है? कोर ऑफ अर्थ डैम। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कोर ऑफ अर्थ डैम के कॉम्पेक्शन के लिए कौन सा रोलर यूज करते हैं तो वो होता है सी फुट रोलर। फोर्थ इसमें आता है वाइब्रेटरी रोलर। इस रोलर को हम जनरली यूज करते हैं सैंड कॉम्पेक्शन के लिए। अगर कहीं सैंड को हमें कॉम्पैक्ट करना हो तो उस केस में हम वाइब्रेटरी रोलर को यूज करते हैं। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में कोई भी पूछ लेता है। ओनली कोहेजिव के लिए आएगा तो सी फुट रोलर होगा। अगर पूछा जाए कोर ऑफ अर्थ डैम के कॉम्पैक्शन के लिए तब भी क्या होगा? सी फुट रोलर होगा। क्वेश्चन में पूछा जाए ओनली सैंड के लिए, अगर कोहेजन लेस सॉइल के लिए पूछा जाए तो उसके लिए हम क्या लेते हैं? स्मूथ व्हील रोलर और ड्रम रोलर को यूज़ करते हैं। बट अगर स्पेसिफाइड हो कि सैंड को कॉम्पैक्ट करने के लिए कौन सा रोलर यूज़ करते हैं तो उसके लिए करेक्ट आंसर होगा वाइब्रेटरी रोलर। ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करें तो उसके लिए होगा पेन्यूमेटिक टायर रोलर। अगर कन्फाइंड एरिया के लिए पूछा जाए, कन्फाइंड एरिया है तो वहाँ पे कॉम्पैक्शन करना हो तो उसके लिए हम रेमर और टेम्पर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें पेन्यूमेटिक टायर रोलर, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज़ किया जाता है जहाँ पे हाईवे कंस्ट्रक्ट हो रहा हो, हाईवे, एयरफील्ड, इन सब में किसका यूज़ करते हैं? पेन्यूमेटिक टायर रोलर को यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो है क्ले और सैंडी सॉइल,
यानी कोहेजिव और नॉन कोहेजिव सॉइल के लिए पूछा गया है। तो कोहेजिव और नॉन कोहेजिव सॉइल के लिए क्या होगा, पेनोमेटिक टायर रोलर। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट द मास ऑफ हैमर एंड ड्रॉप ऑफ हैमर आर ए है 2.6 kg एंड 310 mm, बी है 2.6 kg एंड 450 mm, सी है 5.4 kg एंड 450 mm, डी है 4.8 kg एंड 310 mm। तो कॉम्पैक्शन के लिए जो टेस्ट हम यूज़ करते हैं वो है स्टैंडर्ड प्रोट्रैक्टर मेथड, मॉडिफाइड प्रोट्रैक्टर मेथड, उसके बाद आता है लाइट कॉम्पैक्शन मेथड, लाइट कॉम्पैक्शन मेथड, हेवी कॉम्पैक्शन मेथड। ये मेथड्स होते हैं। अगर इसमें बात करें मास ऑफ हैमर, ड्रॉप ऑफ हैमर, नंबर ऑफ लेयर्स एंड नंबर ऑफ ब्लोज, तो वो देखिए कैसे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं वेट ऑफ हैमर, वेट ऑफ हैमर, उसके बाद में ड्रॉप ऑफ हैमर, नंबर ऑफ लेयर्स, नंबर ऑफ ब्लोज। अगर स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट की बात करें, सॉरी मेथड की, तो इसमें जो वेट ऑफ हैमर आता है वो है 2.405, वेट आएगा वो केजी में। ड्रॉप ऑफ हैमर वो आता है mm में। तो जो ड्रॉप ऑफ हैमर आता है वो है 304.8 mm। नंबर ऑफ लेयर की बात करें तो ये आती है 3। नंबर ऑफ ब्लोज की बात करें तो ये होता है 25। मॉडिफाइड प्रोट्रैक्टर मेथड, इसके लिए जो वेट ऑफ हैमर आता है वो है 5.54। ड्रॉप ऑफ हैमर की वैल्यू आती है 475.2। नंबर ऑफ लेयर 5, नंबर ऑफ ब्लोज ये सेम रहता है। लाइट कॉम्पैक्शन मेथड की बात करें तो इसके लिए जो वेट ऑफ हैमर होता है वो है 2.6, ड्रॉप ऑफ हैमर है 310, नंबर ऑफ लेयर 3, नंबर ऑफ ब्लोज 25। हेवी कॉम्पैक्शन मेथड, इसके लिए वेट ऑफ हैमर होता है 4.9, ड्रॉप ऑफ हैमर 450, नंबर ऑफ लेयर 5, नंबर ऑफ ब्लोज 25। ये डेटा आपको ध्यान रखना है। याद रखने के लिए देखिए स्टैंडर्ड प्रोक्टर मेथड है, इसमें नंबर ऑफ लेयर आपको ध्यान रखनी है कि 3 आ रहा है इसमें जो डिजिट, ठीक है। तो ड्रॉप ऑफ हैमर है वो भी क्या है, अगर मीटर में चेंज करें तो 0.3048 यानी 3 आ रहा है इसमें भी। इसी तरीके से अगर वेट ऑफ हैमर की बात करें तो अगर अप्रोक्सीमेट लेंगे तो ये भी क्या है 3 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। मॉडिफाइड प्रोक्टर मेथड है, इसमें क्या है नंबर ऑफ लेयर 5 आ रही है, तो इसमें जो भी वैल्यू है वो 5 के अप्रोक्सीमेटली आ रही है। जैसे यहाँ बात करें 4.54 तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम 5 नोट कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको भी अप्रोक्सीमेटली 500 mm और यानी 0.5, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। अभी जो क्वेश्चन गिवन है उसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए।
वेट ऑफ हैमर के लिए जो मैच कर रहा है वो 2.6 kg है, एंड नंबर ऑफ ब्लोज ड्रॉप ऑफ हैमर है वो है 310 mm। ठीक है, यानी लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट वाला है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ डेप्थ ऑफ मॉइस्ट सैंड इन सिलेंडर इज 15 cm एंड डेप्थ ऑफ सैंड when fully saturated with water is 12 cm, then bulking of moist sand is A है 0.1, B है 0.2, C है 0.15, D है 0.25। तो bulking of moist sand है, अगर सैंड में बल्किंग है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बल्किंग ऑफ सैंड किस मॉइस्चर कंटेंट पे अकर होती है, तो वो होती है 4 to 5% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो बल्किंग ऑफ सैंड आएगा, बल्किंग ऑफ सैंड ये होता है डेप्थ ऑफ मॉइस्ट सैंड, डेप्थ ऑफ मॉइस्ट सैंड माइनस डेप्थ ऑफ सैचुरेटेड सैंड अपॉन डेप्थ ऑफ सैचुरेटेड सैंड। डेप्थ ऑफ मॉइस्ट सैंड है वो है 15 सेंटीमीटर, डेप्थ ऑफ सैचुरेटेड सैंड है वो है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3/12 यानी 1/4। अगर परसेंटेज की बात करें तो कितना परसेंटेज आ गया, 25% यानी 0.25। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स आर बेस्ट कॉम्पैक्टेड बाय ए है ड्रम रोलर, बी है सी फुट रोलर, सी है वाइब्रेटरी रोलर, डी है पेन्यूमेटिक टायर रोलर। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए आता है तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है कॉम्पैक्शन का वो है ड्रम रोलर या स्मूथ व्हील रोलर। अगर इसमें स्पेसिफाइड होता कि सैंड सॉइल के लिए तो उस केस में ही करेक्ट ऑप्शन रहता सी वाइब्रेटरी रोलर। तो अभी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ड्रम रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन एनर्जी, ए है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीजेज बट मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी डिक्रीजेज, बी है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज बट मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीज, सी है बोथ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीज, डी है बोथ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी डिक्रीज। तो इसके लिए हमने ग्राफ देखा था। तो इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि जो कॉम्पैक्टिव एफर्ट इंक्रीज करते हैं तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तो डिक्रीज होता है एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अप टू विच any soil can be compacted depends upon A है moisture content only, B है amount of compaction energy only, C है both A and B, D है none of these। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कोई भी soil है उसमें जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आती है वो किस पे डिपेंड करती है, उसके मॉइस्चर कंटेंट पे भी एंड जो कितना उस पर अपन कॉम्पैक्शन एफर्ट कर रहे हैं इन दोनों पे डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
for better strength and stability. Fine grained soil and coarse grained soil are compacted respectively, as A had dry of optimum moisture content and wet of optimum moisture content. B have wet of optimum moisture content and dry of optimum moisture content. C have wet of optimum moisture content and wet of optimum moisture content. D had dry of optimum moisture content and dry of optimum moisture content. तो अगर हम कर्व की बात करें तो ये जो लाइन आती है, यानी ये जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ये कर्व को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। इधर जो आती है उसको बोलते हैं वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, और इस साइड को हम बोलते हैं ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ये जो साइड है ये हम यूज़ करते हैं कोर्स ग्रेन्ड सोइल के लिए, और ये हम यूज़ करते हैं फाइन ग्रेन्ड सोइल के लिए। अगर हम बात करें कि इस साइड जो स्ट्रक्चर आती है वो किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, तो इस टाइप जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है फ्लुक्चुएटेड स्ट्रक्चर। ये क्या है, एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर होती है, और इस साइड जो होती है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी पूछा गया है कि फाइन ग्रैंड एंड कोर्स ग्रैंड सॉइल के लिए कौन से साइड हम यूज करते हैं। तो फाइन के लिए क्या होगा, वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, एंड कोर्स ग्रैंड सॉइल के लिए होगा ड्राई ऑफ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। Next question is, in standard Proctor compaction, the water content and maximum dry density is related to A है maximum dry density is linearly proportional to water content, B है maximum dry density is inversely proportional to water content, C है maximum dry density corresponds to a unique value of water content, D है none of these। तो ग्राफ से हम देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आती है सोइल की, गामा डी मैक्स, ये क्या है, वाटर कंटेंट के एक यूनिक वैल्यू पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अपस्ट्रीम स्लोप ऑफ एन अर्थ डैम अंडर स्टडी सीपेज कंडीशन इज, ए है इक्विपोटेंशियल लाइन, बी है फ्लो लाइन, सी है फेरेटिक लाइन, डी है सीपेज लाइन। तो अर्थ डैम की अगर हम बात करें तो उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे कुछ फिल्टर प्रोवाइड है। अगर ये वाटर लेवल है तो इसके क्रॉसपोंडिंग एक तो ये इस तरीके से लाइन आती है, और एक इस तरीके से लाइन आती है। तो इसको तो हम बोलते हैं फ्लो लाइन। ये सब तो क्या है, फ्लो लाइन है। और ये क्या है, इनको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन। जो टॉप मोस्ट फ्लो लाइन है यानी ये वाली, इसको हम बोलते हैं फेरेटिक लाइन। ये वैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, पर कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं तो उसको आगे हम डिस्कस कर लेते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया बीच में। तो अभी पूछा गया है
कि अप स्ट्रीम स्लोप आता है अर्थ डैम का, वो क्या होता है, इक्विपोटेंशियल लाइन होता है या फिर फ्लो लाइन होता है, फेरेटिक लाइन होता है या सीपेज लाइन। तो देखिए उसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन, यानी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग सीपेज थ्रू एन अर्थ मास द डायरेक्शन ऑफ सीपेज इज ए है पैरेलल टू इक्विपोटेंशियल लाइन, बी है परपेंडिकुलर टू स्ट्रीम लाइन, सी है परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल लाइन, डी है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, कि जो अर्थ मास है उसमें अगर सीपेज हो रहा है तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल लाइन, यानी ये इक्विपोटेंशियल लाइन है तो इनके परपेंडिकुलर क्या होता है, सीपेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग, ए है इनिशियल कंसोलिडेशन, सेकंड है प्राइमरी कंसोलिडेशन, थर्ड है सेकेंडरी कंसोलिडेशन, फोर्थ है फाइनल कंसोलिडेशन। विच वुड बी रेलिवेंट टू कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल डिपॉजिट इंक्लूड्स, ए है 1, 2 and 3, बी है 2, 3 and 4, सी है 1, 3 and 4, डी है 1, 2 and 4। तो किसी भी सॉइल मास को हम कंप्रेस करते हैं तो उसका क्या है, वॉल्यूम चेंज होता है, और ये जो वॉल्यूम चेंज होता है इसमें एक होता है इनिशियल कंसोलिडेशन, इनिशियल कंसोलिडेशन ये कब होता है, जब सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड हो, इसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्शन, ठीक है। उसके बाद अगर सॉइल है वो फुली सैचुरेटेड हो तो उस इनिशियल कंसोलिडेशन के बाद आता है प्राइमरी कंसोलिडेशन। प्राइमरी कंसोलिडेशन में जो सॉइल मास है वो कम्प्लीटली क्या होगा, फुली सैचुरेटेड हो। इसके बाद होता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ए है वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन्ड सोइल कैन बी कॉम्पैक्टेड टू ए वेरी हाई डेंसिटी एज कम्पेयर टू फाइन ग्रेन्ड सोइल, बी है द ड्राई डेंसिटी डिक्रीज आफ्टर अटेंडिंग ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, सी है बाई कॉम्पैक्टिंग एट हाई वाटर कंटेंट वी कैन प्रोड्यूस सोइल एट 100% सेचुरेशन, डी है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए देखिए बी ऑप्शन है द ड्राई डेंसिटी डिक्रीज आफ्टर अटेंडिंग ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो इसमें हमने देखा था जो हमें कर्व मिल रहा था कुछ इस तरीके से था। अगर ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है, यहाँ पे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी होती है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि पहले तो जो ड्राई डेंसिटी है वो क्या है, इंक्रीज़ हो रही है और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद में अगर हम वाटर कंटेंट इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वो जो ड्राई यूनिट वेट आ रहा है वो डिक्रीज़ हो रहा है, यानी जो बी ऑप्शन है वो तो करेक्ट है। सेकंड इसमें थर्ड इसमें गिवन है बाय कॉम्पैक्टिंग एट ए हाई वाटर कंटेंट वी कैन प्रोड्यूस सोइल एट 100% सेचुरेशन। तो ये ध्यान रखना है कि जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है वो सैंड के लिए और क्ले के केस में अलग अलग होती है। अगर हम क्ले की बात करें तो क्ले में ऐसा माना जाता है कि जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 85 to 95% होता है, तो उस केस में जो डेंसिटी आती है वो मैक्सिमम होती है। और अगर सैंड की बात करें तो उस पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन 100% पे जो डेंसिटी आती है वो मैक्सिमम होती है, यानी ये टाइप ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है। तो सी ऑप्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट है। अगर ए ऑप्शन की बात करें तो ए में है वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन्ड सॉइल कैन बी कॉम्पैक्टेड टू ए वेरी हाई डेंसिटी एज कंपेयर टू फाइन ग्रेन्ड सॉइल। तो ये भी करेक्ट है। ऐसा क्यों होता है, देखिए जो फाइन ग्रेन्ड सॉइल है
अगर हम इसके कर्व की बात करें यहाँ पे देखिए 3 कर्व है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट के करोस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट आ रहा है वो उसको W फर्स्ट से डिनोट किया है, W सेकंड एंड W थर्ड, यानी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट थर्ड, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट सेकंड, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फर्स्ट। जो ड्राई डेंसिटी आ रही है गामा डी मैक्स फर्स्ट, गामा डी मैक्स सेकंड, गामा डी मैक्स थर्ड। तो ये जो कर्व आता है वो आता है वेल ग्रेडेड सैंड के लिए। अगर इसकी बात करें तो ये आता है पुअरली ग्रेडेड सैंड के लिए, और ये जो आता है ये आता है क्ले के लिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ड्राई डेंसिटी आती है सैंड के लिए वो क्या आती है, ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू फाइन ग्रेन्ड सोइल। अगर सिल्ट का है तो इनके बीच में कहीं आएगा, ठीक है। और अगर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है वो क्ले में आता है और सबसे कम आता है वेल ग्रेडेड सैंड में। तो एग्ज़ाम में कई बार ये ग्राफ देके यानी ये जो कर्व है वो देकर भी पूछ लेते हैं कि कौन सा कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डेंसिफिकेशन ऑफ सॉइल मास बाय मशीन इज कॉल्ड, ए है कंसोलिडेशन, बी है कंप्रेशन, सी है कॉम्पैक्शन, डी है ऑल ऑफ दीज। तो किसी भी सॉइल मास का डेंसिफिकेशन है वो मशीन से हो रहा हो यानी मैकेनिकल डिवाइस से हम अगर सॉइल मास का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्शन। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। तो आज हमारा कॉम्पैक्शन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्रेसिबिलिटी और कंसोलिडेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।